हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरीज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात किया था। कुछ औषधीय पौधों के बारे में बात किया और पौधों के वनस्पतिक नाम के बारे में बात किया। दोस्तों, आज बात करते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों की जैविक क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधे की किस क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं? जैविक क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। वो पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रकार से होता है, श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो पौधे में होती है वो किस प्रकार से होती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है संवहन। तो पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने की क्रिया है या विधि है वो संवहन कहलाती है। निम्न विधियों द्वारा पदार्थों का संवहन होता है, जिसमें से जो पहली विधि है वो विसरण या डिफ्यूजन। इस विधि में क्या होता है कि गैस, द्रव और विलयन का जो पदार्थ होता है उसके जो स्वतंत्र अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि उच्च अणु जो होते हैं उनके उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, उसे विसरण कहलाता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो जैसे कि हम लोग एक कमरे में इत्र की शीशी खोलते हैं तो क्या होता है कि जो पूरा कमरा होता है वो सुगंधित हो जाता है। तो वो किस विधि के द्वारा होता है? तो विसरण की विधि के द्वारा ही होता है। अगर हम लोग इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग अगरबत्ती का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग कमरे में जब अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि उस अगरबत्ती के सेंट से जो पूरा कमरा है सुगंधित हो जाता है। तो वो किस विधि से होता है? तो विसरण की विधि से ही होता है। अब बात करते हैं अंतः शोषण के बारे में। तो जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित कर लेता है तो उस क्रिया को अंतः शोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ जो होता है किस द्रव को अपने मतलब कि अंदर अवशोषित कर लेता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो किसी पौधे के बीज को अगर हम जल में डुबाते हैं तो क्या हो जाता है? जो बीज होता है फूल जाता है। फूलने के बाद वो क्या होता है? उससे अंकुरण आ जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंतः शोषण का। और उसके बाद हम बात करते हैं परासरण के बारे में, ओस्मोसिस के बारे में। तो परासरण की जो क्रिया है जिसमें विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। यह क्रिया दो तरह से होता है। जो पहला है बहिःप्राशन कहते हैं उसको। तो बहिःप्राशन में क्या होती है? जो कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं और जिससे क्या होता है उसमें संकुचन होने लगता है। और दूसरा जो होता है अंतःप्रासरण होता है। तो अंतःप्रासरण में क्या होता है कि जो कोशिका होती है अपने से कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाता है। तो वो क्या होता है? वो खुल जाता है। जैसे कि किशमिश। तो किशमिश को क्या होता है? जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं भूमि जल के बारे में। तो भूमि जल जो होते हैं दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला होता है गुरुत्वीय जल। यह जल जो है पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के जो गुरुत्व केंद्र है उसके आसपास पाई जाती है। इस जल को पौधे नहीं ले पाते हैं। ठीक है। बात करते हैं केशिका जल के बारे में। तो यह जो जल है वो मिट्टी के सूक्ष्म कणिकाओं में, सूक्ष्म नलिकाओं में पाए जाते हैं। यह जल पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब ये पौधे जो हैं जल किस प्रकार से अवशोषित करते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो जो पौधे जो जल अवशोषित करते हैं वो इस विधि से करते हैं। पहला मृदा जल मूल रूम में जाता है, मूल रूम से फिर कार्टेक्स में जाता है, कार्टेक्स फिर कोशिका को भेजता है, फिर कोशिका से परिरम में जाता है। उसके बाद परिरम के बाद क्या होता है कि परिरम के बाद जाइलम में चला जाता है सीधे। उसके बाद जाइलम से रसारोहण में, रसारोहण से वाष्पन में, वाष्पन से फिर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो पौधे के पत्ती और तना, जो पौधा का पत्ता होता है और तना के द्वारा रंध्रों के माध्यम से पानी का वाष्पन होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का जो प्रभाव होता है पौधों पर किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित रंध्र जो होते हैं रंध्रों के माध्यम से होता है। पत्तियों में उपस्थित किसके माध्यम से होता है? रंध्रों के माध्यम से होता है। उसके बाद पौधों का जो रंध्र होता है प्रकाश में ही खुलते हैं, तभी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों का रंध्र कब खुलेगा? जब प्रकाश रहेगी। प्रकाश में ही खुलते हैं तभी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। और वातावरण में प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक रहता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वातावरण मतलब प्रकाश का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर रहेगी वो बढ़ जाती है। लेकिन जब आर्द्रता होती है वातावरण में, वायुमंडल में जब आर्द्रता होती है तो क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो घट जाती है। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो होते हैं पौधे को खनिज लवण की प्राप्ति होती है। खनिज लवण क्या होते हैं? एक आवश्यक होते हैं पौधे को बढ़ने के लिए दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही खनिज लवण पौधे में जड़ से पत्तियों तक जाता है। क्या किस क्रिया के द्वारा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है क्या होता है? जो खनिज लवण होता है
पौधों में जड़ से पत्तियों तक जाता है। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पौधों में तापमान और ऊष्मा संतुलित होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो क्या होगा कि जो पौधे में टेम्परेचर और हीट होगा वो कभी इक्वल नहीं रहेगा, संतुलित नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में जल चक्र पूरा होता है।